नमस्कार दोस्तों, ओपी लाडवाल की तरफ से आप सभी साथियों का फिर से माडूसन एकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा भी आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स। जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, हमारे की पॉइंट जो हैं वो हमारा इंट्रोडक्शंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग डिमांड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, डेफिनेशंस ऑफ यूटिलिटी को भी डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी को भी डिस्कस करेंगे और एजम्पशंस, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी और फुल एक्सप्लेनेशंस। ये हमारी दूसरी क्लास है और पहली क्लास जो है हमारा माडूसन एकेडमी के ऊपर ये अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी और ये चल रहा है हमारा इको हब के ऊपर। तो इसके ऊपर रेगुलर वीडियो चलती रहेंगी हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन से ही करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में माय डियर फ्रेंड्स क्या है, जो गणनावाचक तुष्टिकरण सिद्धांत है, ये क्या है, मांग का सबसे पुराना सिद्धांत है। मांग का सबसे पुराना सिद्धांत है और इसकी व्याख्या जो है मार्शल के द्वारा की गई है। व्याख्या करने वाले जो हैं मार्शल हैं, मिस्टर मार्शल। और इस सिद्धांत में क्या होता है, इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें कीमत का यानी कि प्राइस का और डिमांड का, प्राइस एंड डिमांड का नेगेटिव रिलेशंस होता है। इसके अंदर नेगेटिव रिलेशंस होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसका भी वर्णन किया गया है। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को हम लोग तटस्थ वक्र विश्लेषण भी कहते हैं। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण जो है ना, उसका नाम क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और इसी का दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं तटस्थ वक्र विश्लेषण यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जिसका एक अलग से पार्ट बन जाता है इंडिफरेंस कर्व को लेकर के, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में आया हमारे डिफरेंस, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व के बाद में आया हमारा प्रकट अधिमान विश्लेषण यानी कि रिवेल्यू प्रेफरेंस एनालिसिस, इसका भी प्रतिपादन किया गया। और इसमें क्या कहा है उन्होंने, उपयोगिता को क्या माना है, गणनावाचक संख्या में मापा जा सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी जो उपयोगिता है ना, उसको यहाँ पर गणनावाचक संख्या में मापा है। और एक इम्पोर्टेंट इसके अंदर बात ये भी है कि जो मनी है, पैसा है, मुद्रा जो है, उसको हमने कंस्टेंट मान लिया। क्या, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है ना, उसको कंस्टेंट मान लिया। ये भी बात इम्पोर्टेंट है। और उपयोगिता को किस में मापा है, यूटिल में मापा है। तो ये पॉइंट हैं हमारे की पॉइंट्स इंट्रोडक्शंस के अंदर जो हैं। इंट्रोडक्शंस में हम ये बातें डिस्कस कर सकते हैं, मार्शल ने इस सिद्धांत को दिया है, ठीक है। ये मांग और कीमत का नेगेटिव रिलेशंस दिखाता है। इसके बाद में ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस यानी कि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण का प्रतिपादन किया है। इसके बाद में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी कि तटस्थ वक्र विश्लेषण का मतलब फिर वर्णन किया। उसके बाद में है ना रिवेल्यू प्रेफरेंस एनालिसिस यानी कि प्रकट अधिमान वक्र, ये सैमुअल्सन ने दिया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में रहेगा हमारा डिमांड फंक्शंस। तो डिमांड फंक्शंस में क्या डिस्कस करेंगे, डिमांड डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, इनकम, प्राइस ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ जेड। क्या दिखाता है ये दिखाता है डिमांड और कीमत का रिलेशंस, ये दिखाता है डिमांड और इनकम का रिलेशंस, ये दिखाता है डिमांड ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स का रिलेशंस, और ये दिखाता है डिमांड ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ जेड का रिलेशंस, ठीक है। यानी संबंध दिखाता है, यानी कि फंक्शंस होता है किसका, डिमांड ऑफ एक्स, यानी एक्स वस्तु की डिमांड जो है किसके ऊपर निर्भर करती है, इनकम के ऊपर निर्भर करती है। अगर इनकम ज़्यादा होगी तो हम लोग एक्स वस्तु की ज़्यादा मात्रा का उपभोग करेंगे, यानी उसको खरीदेंगे। या फिर अगर प्राइस ऑफ एक्स ज़्यादा है तो कम मांग करेंगे, और प्राइस ऑफ एक्स कम है तो हम लोग ज़्यादा मांग करेंगे, यानी नेगेटिव रिलेशंस होता है इसके अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से इनकम हमारे पास में ज़्यादा है, इनकम हमारे पास में ज़्यादा है तो क्या करेंगे, हम लोग ज़्यादा की मांग करेंगे, एक्स वस्तु की ज़्यादा मांग करेंगे। अगर कीमत कम है और क्या बोलते हैं, इनकम कम है तो हम लोग कम मांग करेंगे, ठीक है। यानी फंक्शंस दिखाता है, डिमांड ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू फंक्शंस है किसका है, प्राइस ऑफ एक्स का, प्राइस ऑफ वाई का, प्राइस ऑफ जेड का और इनकम का, ये फंक्शंस है। और नेगेटिव रिलेशंस को दिखाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, जो डिमांड एंड प्राइस की बात करें
डिमांड एंड प्राइस, इसमें कैसा रिलेशंस होता है, पॉजिटिव रिलेशंस होता है। और सप्लाई एंड प्राइस की बात करें तो इसमें नेगेटिव रिलेशंस होता है। जैसा भी आपको पता है, जो हमारा स्लोप होता है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओ एक्सिस है, ठीक है। ये स्लोप है हमारा सप्लाई का, जो कि नेगेटिव स्लोप होता है, और ये स्लोप होता है हमारा पॉजिटिव, जो कि डिमांड का स्लोप होता है। तो ये रिलेशंस दिखाता है, यानी कि डिमांड की अगर मतलब प्राइस की बात करें, डिमांड की प्राइस की बात करें तो इसका पॉजिटिव रिलेशंस होता है। मांग बढ़ती है, कब बढ़ती है, तो प्राइस भी बढ़ती है। यानी किसी भी चीज़ की मांग जब बढ़ती है ना, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। मांग बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ाएंगे ना, जब किसी चीज़ की मांग नहीं तो क्यों प्राइस बढ़ाएंगे, वहाँ पर तो प्राइस कम कर देंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन दिखाया गया है वो क्या है, पॉजिटिव दिखाया गया है, ठीक है। और जो सप्लाई का जो रिलेशन है प्राइस के साथ में, वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन होता है। हम बात यही बताना चाहते हैं। उसके बाद में जो मांग को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक हैं, अन्य कारक में क्या लिया है हमने, प्राइस ऑफ एक्स लिया है, प्राइस ऑफ वाई लिया है, और इनकम लिया है। तो ये बातें हैं जो कि अन्य कारक के अंदर आती हैं। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, डेफिनेशंस ऑफ यूटिलिटी। डेफिनेशंस ऑफ यूटिलिटी के अंदर क्या दिखाया गया है, डेफिनेशंस ही दिखाई गई। डेफिनेशंस क्या कहता है, उपयोगिता के बारे में बताया था ना। उपयोगिता, उपयोगिता क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखो आप लोग। उपयोगिता, हम लोग जब किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, तो उससे अपने को क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है ना, उपयोगिता मिलती है। तो हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु हो सकती है, हम लोग यूज़ करते हैं, वो करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत होती है। हमारी जो आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता हमारी संतुष्ट हो जाती है, और जो संतुष्ट कर देती है ना, वही क्या होती है, उपयोगिता होती है। यानी जो किसी वस्तु में हमारी जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है ना, उसको बोलते हैं यहाँ पर उपयोगिता। आप इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, यूटिलिटी रेफर टू द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। यानी किसी वस्तु के अंदर हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं, सिंपल। और इसके बारे में जो डेफिनेशंस दी है वो RDR टोलेशंस ने दी है। क्या कहता है RDR टोलेशंस, वो कहता है कि उपयोगिता संतुष्टि का एक माप है, जो एक व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है। तो ये सारा का सारा मैटर क्या है, यूटिलिटी के बारे में बता रहा है। तो चलो आगे चलते हैं। उपयोगिता का जो प्रतिपादन किया, किसने किया बताओ, काफ़ी साथी हैं, अब तो मार्शल का नाम लोगे, ठीक है। मार्शल से भी पहले अगर बात करें हम लोग, 19वीं शताब्दी में ड्यूपिड ने, गोसेन ने, वालरस ने, मेंजर ने और जेवेंस, ये क्या है, नव परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का प्रतिपादन किया था, इन्होंने किया था। और बाद में एडम स्मिथ की बात कर लेते हैं, रिकार्डो की बात कर लेते हैं, और जो अन्य परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, जो कि ओल्ड मैन थे, ओल्ड अर्थशास्त्री थे, पुराने अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या किया था, इसकी क्रिटिसाइज की थी, आलोचना की थी, ठीक है। यानी आलोचना करने वाले परंपरावादी हैं, और जो 19वीं शताब्दी के जो नव परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसकी विवेचना की थी। और जो परंपरावादी थे, जो पुराने विचारों के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या किया था, इसकी आलोचना की थी। उसके बाद में 20वीं शताब्दी में मार्शल ने और पिगू ने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को क्या किया, आगे बढ़ाया। आगे बढ़ा करके इस विश्लेषण के अनुसार में क्या बताया उन्होंने, उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में माप सकते हैं। जो हमारी उपयोगिता है, यूटिलिटी है, उसको गणनावाचक संख्याओं में क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ये भी बताया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर एक और बताया कि इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है, जो उपयोगिता है, उपयोगिता को मापने के लिए जो सबसे पहले एक माप बनाया यूटिल, वो फीसर्स ने बनाया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है फीसर, ये इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। फीसर्स ने सबसे पहले जो है ना उपयोगिता के माप के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब उपयोगिता की जो विशेषता है वो क्या है, विशेषता। अब विशेषता की बात करते हैं। उपयोगिता की विशेषता देखिए, मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ उपयोगिता की विशेषता। उपयोगिता विशेषता जैसे कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर है उपयोगिता भावगत होती है। भावगत यानी यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो मनुष्य की मानसिक संतुष्टि है ना, यानी जो यूटिलिटी का जो संबंध है किससे है, यूटिलिटी का जो संबंध है, उपयोगिता का जो संबंध है वो मानसिक संतुष्टि से, व्यक्ति की मानसिक संतुष्टि से है, ठीक
ठीक है। एक वस्तु की उपयोगिता क्या होती है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो ये क्या कहेंगे हम लोग, भावगत है, यानी अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक वस्तु की उपयोगिता जो है ना अलग अलग हो सकती है। हम किसी भी वस्तु को उपभोग करते हैं, हमारे लिए उसका अलग टेस्ट हो सकता है, दूसरा व्यक्ति उसको उपभोग करता है तो उसके लिए उसका अलग टेस्ट हो सकता है। उपयोगिता क्या होती है, भावगत है। हो सकता है दूसरे को टेस्ट में मतलब उसमें मतलब मज़ा ना आए खाने में पीने में, तो वो अलग होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि उपयोगिता जो है ना सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक का मतलब होता है यूटिलिटी रिलेटिव होती है। रिलेटिव मतलब क्या होता है कि सदा जो है ना हमेशा एक वस्तु की उपयोगिता एक समान नहीं रहती। वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, मौसम, वो क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, सापेक्ष होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कूलर की, एसी की, ये चीज़ें जो हैं गर्मी में तो ज़्यादा चलती हैं, लेकिन गर्मी में तो ज़्यादा चलती है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, इसको हम लोग इनका ठिकाना लगा दें। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा सापेक्षु होता है। सापेक्षु का मतलब क्या आता है कि जो भी मतलब वस्तु है उनकी जो उपयोगिता होती है वो हमेशा एक समान नहीं रहती, हम लोग यही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ उपभोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसे कि ड्रिंकर की बात करें, जो शराबी लोग होते हैं वो शराब पीते हैं। ठीक है, शराब पीते हैं, वो उसको उपभोग करते हैं, उससे उपयोगिता मिलती है, लेकिन उससे उसको लाभ मिलेगा ये श्योर नहीं है। यही बताना चाहता है कि उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। लोग जो ना ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, सारा नुकसान ही है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। बंदा जो है, कोई व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार की वस्तु का उपभोग कर सकता है, उससे उसको लाभ होगा ये ज़रूरी नहीं है। ये क्या है, उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है, ये भी इसकी मान्यता है, ये विशेषता है। अगला पॉइंट है, जो यूटिलिटी है, उपयोगिता जो है वो क्या होती है, नैतिकता से स्वतंत्र होती है। अब वही बात तो है यहाँ पर, नैतिकता से स्वतंत्र होती है। अब शराब की बात करें तो जो शराबी है वो तो शराब पिएगा, अब उसको क्या मतलब है कि नैतिकता इससे होती है या नहीं होती, वो तो पिएगा, उससे जो है ना इसमें इसको उपयोगिता मिलती है, शराब पीने में उपयोगिता मिलती है उसको, वो तो पिएगा, उसको क्या मतलब किसी नैतिकता से, ये नैतिक काम है कि नहीं है, यानी नैतिकता से ये क्या होती है, स्वतंत्र होती है। उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं, हम ये कह सकते हैं, यानी उपयोगिता जो है नैतिकता से स्वतंत्र होती है। तो ये पॉइंट है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसमें विशेषताओं के बाद में है हमारी मान्यताएं। तो हमने मान्यताओं में क्या माना है ये देखना जरूरी है। मान्यताओं में क्या, सबसे पहले जो है ना हमने मानना पड़ता है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग मान्यता लेकर चलते हैं, तो इसमें मान्यता है। तो पहली मान्यता क्या है, उपभोक्ता जो है विचारवान है। ये मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पर है कि विचारवान उपभोक्ता, विचारवान लिखना था, वान लिखना जो है यहाँ पर राइट भूल गया। तो यहाँ पर क्या है, विचारवान उपभोक्ता है। जो उपभोक्ता है वो क्या है, विचारवान है। यानी जो जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, जो पर्सन डिस्कस कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स, तो वहाँ पर जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो क्या विचारवान है। किसी मेंटल का एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम लोग। विचारवान है, वो अपने अच्छे तरीके से सोच समझ सकता है, अपने सही और गलत का विचार कर सकता है कि वो सही क्या कर रहा है, गलत क्या कर रहा है, विचारवान है। ठीक है, यहाँ पर ये मान्यता लेकर चलते हैं। उसके बाद में दूसरी मान्यता इसके अंदर क्या है कि जो गणनावाचक उपयोगिता है, इसके अंदर जो है ना, जो उपयोगिता है ना, वो क्या है कि गणनावाचक है। यानी कि जो उपयोगिता आएगी हमारी, उसको हम लोग माप सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जो ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि गणनावाचक उपयोगिता है इसके अंदर, यानी जो उपयोगिता होती है उसको हम लोग माप सकते हैं, ऐसा मान लिया। ये एजम्पशंस है, याद रखनी है, लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरी जो मान्यता है इसके अंदर वो ये है कि स्वतंत्र उपयोगिता होती है। हम दो वस्तुएं में से एक वस्तु को उपभोग कर रहे हैं, तो एक वस्तु की उपयोगिता किसी दूसरी वस्तु की उपयोगिता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, वो स्वतंत्र होती है। हमने इसके अंदर ये मान लिया, उपयोगिता क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो ये भी हमने क्या कर लिया, मान लिया। उसके बाद में यहाँ पर हमने नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिया है, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है। मुद्रा का मतलब क्या होता है कि पैसे, मनी, उसकी जो सीमांत उपयोगिता वो क्या होती है, स्थिर होती है। हालांकि जब बात करते हैं किसी गुड्स की, तो गुड्स में तो हम लोग ऐसा नहीं मानते। कोई भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है। हमने ऐसा मान लिया, पता भी है। लेकिन सीमांत उपयोगिता किसकी, मुद्रा की, वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। यानी मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ये इसके अंदर एजम्पशन से मान लिया हमने। और पांचवी जो मान्यता है, यहाँ पर तक ये जो है ना गलत है, यहाँ से शुरू होता है। कुल उपयोगिता जो है व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यानी जो टोटल यूटिलिटी है किसके ऊपर निर्भर करेगी, कुल जो व्यक्तिगत जो इकाइयाँ हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। यानी ये बताया गया है कि कुल उपयोगिता व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करता है। हम जितनी भी वस्तुएं लेंगे, व्यक्तिगत वस्तुएं लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, उन सभी का जोड़ ही होगा ना कुल। टोटल तो कुल ही होगा ना, मतलब उनका जोड़ ही होगा। तो व्यक्तिगत इकाइयों की मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा, नेचुरल है।
उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो अजम्पशंस क्या है वो ये है कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। वस्तुओं पे होता है ये, मुद्रा पे नहीं होता। यानी मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो तो स्थिर रहती है, लेकिन वस्तुओं के ऊपर ये नियम लागू होता है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, क्योंकि हम लोग उसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मान्यताएं। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है उपयोगिता की धारणा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के अंदर, उपयोगिता की धारणा के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? उपयोगिता की धारणा के अंदर माय डिफरेंस दो हैं चीज़ें, एक हमारी कुल उपयोगिता है, एक हमारी सीमांत उपयोगिता है। दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। कुल उपयोगिता क्या होती है और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, यही धारणा है। और इसी से रिलेटेड जो है ना हमारा पूरा का पूरा ग्राफ बनेगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कुल उपयोगिता के बारे में किसने क्या कहा है। तो प्रोफेसर लेफ्टविच उन्होंने क्या कहा? उनके अनुसार क्या है? कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि होती है। वही बात है ना, लेफ्टविच के अनुसार कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली क्या होती है? कुल संतुष्टि होती है, कुल टोटल होती है। तो व्यक्तिगत इकाइयाँ हमने जो बात की थी वही तो बात यहाँ पर। उसके बाद में दूसरी बात क्या है यहाँ पर? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता में क्या बताया गया है? सीमांत उपयोगिता की धारणा का जो विकास किया सबसे पहले वो किसने किया? प्रोफेसर जेम्स ने किया। ये छोटे प्रश्न बनते हैं माय डियर, ये भी जरूरी है। तो प्रोफेसर जेवेंस ने जो ना सीमांत उपयोगिता की धारणा का विकास किया, प्रोफेसर जेवेंस ने। और उन्होंने क्या कहा? इसे अतिरिक्त उपयोगिता कहा है, अतिरिक्त उपयोगिता, एडिशनल यूटिलिटी कहा है। ठीक है, क्या कहा है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त या फिर एक कम या फिर एक अधिक इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता के अंदर जो अंतर आता है उसको हमने कहा है यहाँ पर सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का या फिर एक कम इकाई का फिर या एक अधिक इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता के अंदर जो अंतर आता है उसको कहेंगे सीमांत उपयोगिता। और जो कुल उपयोगिता कहेंगे वो कुल किसको कहेंगे? कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि होती है। ये होती है हमारी कुल, टोटल और सीमांत। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिखाया गया है? आगे दिखाया गया है सीमांत उपयोगिता की विशेषताएं। तो यहाँ पर विशेष बात में क्या है? सीमांत उपयोगिता कैसी कैसी हो सकती है? सीमांत उपयोगिता माय डिफरेंस पोजीशन कैसी हो सकती है? इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी ये हो सकती है, इसकी विशेषता है। सीमांत उपयोगिता की विशेषता ये पॉजिटिव हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि ऋणात्मक भी हो सकती है, ये शून्य भी हो सकती है। ये तीनों पोजीशन ले सकता है सीमांत उपयोगिता। लेकिन अगर हम बात करें कुल की, तो कुल जो है कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव रहेगा, कम हो सकता है लेकिन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, लेकिन सीमांत उपयोगिता की बात करें तो सीमांत क्या होता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये इसकी विशेषता है, विशेष बात है। अब इसको करते हैं हम लोग ग्राफ के द्वारा। देखिए ग्राफ में क्या दिखाया गया है यहाँ पर, हम ग्राफ में डिस्कस करेंगे इसको। ये लो देखिए माय डिफरेंस, यहाँ पर सबसे पहले जो है ना कुल उपयोगिता को देख लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 तक क्या होता है? हमारी जो कुल उपयोगिता होती है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। पहली इकाई लेते हैं तो कितना मिलता है? 8 यूटिलिटी मिलती है। दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता कितनी मिलती है? 14 मिलती है, यानी कि 6 प्लस हो जाती है। तीसरी के ऊपर क्या आती है? 18 मिलती है, टोटल 18 हो गई है। चौथी के ऊपर टोटल 20 हो गई है। पाँचवीं के ऊपर 20 ही रहती है। और छठी का उपभोग करते हैं तो क्या होती है? कुल उपयोगिता 18 हो जाती है। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है ये वाली सीमांत उपयोगिता, यानी कुल उपयोगिता के अंदर अंतर कब किसकी वजह से आता है? सीमांत उपयोगिता की वजह से आता है ना। तो डेफिनेशंस भी यही है कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता के अंदर जो अंतर आता है वो क्या होता है? सीमांत उपयोगिता होती है। पहली इकाई जब लेते हैं, 0 लेते हैं तो 0 कुल उपयोगिता है, 0 सीमांत उपयोगिता है। उसके बाद हम चले पहले के ऊपर, पहली इकाई का उपभोग करते हैं तो 8 कुल उपयोगिता मिलती है। कितनी मिलती है? 8। तो सीमांत उपयोगिता भी 8 ही है स्टार्टिंग में, तो पहली पे। लेकिन जैसे ही हम दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो उससे अपने को जो कुल उपयोगिता मिलती है कितनी मिलती है? 14। यानी पहली इकाई पे मिलती थी 8, दूसरी पे मिलती है 14। तो कुल उपयोगिता के अंदर कितना अंतर आया है? 6 का आया है। तो ये 6 क्या हो गया? सीमांत उपयोगिता। अब तीसरी करता है उपभोग तो तीसरी के ऊपर मिलता है 18। तो पहले कितनी मिल रही थी? कुल उपयोगिता 14। तीसरी का उपभोग करने पर कितना चेंज हो गया? 4। यानी पहले 14 था, फिर अब 18 हो गया, चेंज कितना हो गया? 4। तो ये 4 क्या होगी? सीमांत उपयोगिता। ठीक है। और चौथी करता है तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है।
पहले कितनी थी 18, अब होगी 20, चेंज कितना आ गया 2 का, तो ये 2 क्या होगी सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब पाँचवीं इकाई जब करता है तो कुल उपयोगिता कितनी मिलती है 20, पहले भी 20 थी अब भी 20 है, कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब सीमांत उपयोगिता क्या है 0। और उसके बाद में छठी इकाई का प्रयोग करता है तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है यहाँ पर 18 और पहले कितनी थी 20, क्या हो गया चेंज कितना है -2 का, तो यहाँ पर -2 क्या हो जाती है -2, ये हो जाता है हमारा सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता जो है ना हमारी डिफरेंस, ये क्या हो सकती है 0 भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। कौन सी सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी की, टोटल यूटिलिटी जो है ना कभी भी 0 नहीं होती, बाकी वो पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं होगी कभी भी, पॉजिटिव ही रहेगी, 0 कभी भी नहीं होगी। विशेष बात सिर्फ ये है। उसके बाद में देखो हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से डिस्कस करते हैं। इसी को देखिए, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट है इसके अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं। और 3 पॉइंट क्या हैं, यहाँ देखिए हम ये ले लेते हैं O एक्सिस, ये Y एक्सिस, और एक और ले लेते हैं हम नीचे O एक्सिस और Y एक्सिस। OX1 है और Y1 है। तो ऊपर जो दिखाया गया है, ऊपर के ग्राफ के अंदर जो दिखाएंगे हम लोग, ये दिखाता है हमारा क्या, ये दिखाता है ऊपर का जो ग्राफ ऊपर दिखाता है कुल उपयोगिता को, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे इसको टोटल यूटिलिटी, और नीचे वाले ग्राफ में दिखाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल का हमें पता है, टोटल का भी पता है। मार्जिनल जो है, टोटल जो है ना बढ़ती जा रही है। 5 के ऊपर कितना हो जाता है 0 हो जाता है, 5 के ऊपर मतलब हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग इकाई लेंगे, यानी ये O एक्सिस के ऊपर क्या लिखेंगे यूनिट लेंगे, यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, यूनिट ऑफ एक्स लेंगे नीचे। तो यहाँ पर क्या लिया हमने, फर्स्ट यूनिट ली, दूसरी यूनिट ली, तीसरी ली, चौथी ली, पाँचवीं ली। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक तो क्या होता है हमारी कुल उपयोगिता भी क्या होती है बढ़ती जाती है ऐसे। यानी ये जो है ग्राफ बनाएंगे हम लोग, कुल उपयोगिता का ग्राफ बनाएंगे ये वाला। तो यहाँ तक तो क्या है हमारी कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहाँ तक, 5वीं तक, 5 तक हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस पोजीशन में क्या होगा, हमारी जो सीमांत उपयोगिता वो क्या होगी नेगेटिव हो जाती है, यानी ये पोजीशन दिखाता है, ये ग्राफ बनेगा ना। पहले मान लिया कितनी मिलती है 8 मिलती है, ठीक है, फिर कितनी मिली 6 मिली, फिर कितनी मिली 4 मिली, फिर कितनी मिली 2 मिली, फिर कितनी मिली 0 हो जाती है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये बोर्ड के ऊपर समझाने वाला है, आप लोग बोर्ड के ऊपर देखें अभी।